आजकल के इस आधुनिक अर्थव्यवस्था में युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए पैसे का पूरा गणित ही बदल चुका है। सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन जरा सोचिए, क्या उसके साथ बढ़ती हुई जरूरतें और खर्चों के छिपे हुए जाल नहीं बढ़ रहे हैं? अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि महीने के अंत में अच्छी खासी सैलरी के बावजूद बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो जाता है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे की बात करते हैं और समझते हैं कि इस नए दौर में पैसों का सही मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ताकि ये जो रोजमर्रा की वित्तीय चिंताएं हैं, इन्हें पीछे छोड़कर एक मजबूत भविष्य बनाया जा सके। आज हम कुछ बहुत ही अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे आधुनिक वेल्थ ट्रैप को समझने से, फिर बात करेंगे हमारे भावनात्मक खर्चों के मनोविज्ञान पर। उसके बाद 50-30-20 का मशहूर बजटिंग नियम देखेंगे, कुछ कमाल के टेक टूल्स जानेंगे, कर्ज के इस अंधहीन चक्र से बाहर निकलने के तरीके समझेंगे और अंत में देखेंगे कि भविष्य के लिए सही निवेश कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, आधुनिक वेल्थ ट्रैप। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई आज के समय में पैसे बचाना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? होता क्या है कि आजकल क्रेडिट इतनी आसानी से मिल जाता है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी ख्वाहिशें कब एक लंबे और भारी कर्ज में बदल जाती हैं, पता ही नहीं चलता। एक तरफ सैलरी में बहुत मामूली सी बढ़ोतरी होती है और दूसरी तरफ लाइफस्टाइल का खर्च आसमान छू रहा होता है। इन दोनों के बीच फंसकर आधुनिक मिडिल क्लास के लिए एक ऐसा तूफान खड़ा हो जाता है जिससे बाहर आना वाकई बहुत मुश्किल लगता है। जरा रिजर्व बैंक के 2024 के इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। भारत में जितने भी लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उनमें से लगभग 1/3 लोगों ने या तो पेमेंट में डिफॉल्ट किया है या फिर देरी से पैसा चुकाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधा इशारा है कि क्रेडिट कार्ड का बेधड़क इस्तेमाल हमें एक गहरे वित्तीय संकट की तरफ धकेल रहा है। सिंपल सी बात है, जब भी खर्च कमाई से ज्यादा होगा तो डिफॉल्ट का खतरा तो तेजी से बढ़ेगा ही। इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। रामाकृष्णा नाम के एक फोटोग्राफर की कहानी शायद बहुत लोगों को अपनी सी लगे। वो एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने के एक ऐसे अंतहीन चक्र में फंस गए जिसका कोई अंत नहीं था। बस सोचिए, एक का बिल भरने के लिए दूसरे का सहारा और दूसरे के लिए तीसरे का। इस चक्कर में ब्याज पर ब्याज जुड़ता चला जाता है और जो मूल रकम है वो तो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। इस तरह का मिसमैनेजमेंट कर्ज का एक ऐसा पहाड़ बना देता है जो आजकल कई लोगों की कड़वी सच्चाई बन चुका है। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो 1 सेकंड लगेगा और भी लाइक कर दो और शेयर भी कर देना अपने दोस्त के साथ और सब्सक्राइब जरूर करना। खैर, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम बात करेंगे भावनात्मक खर्च यानी इमोशनल स्पेंडिंग के मनोविज्ञान के बारे में। इस चक्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच के इस बारीक से फर्क को समझना होगा। देखिए, खाना, रहने के लिए घर और जरूरी दवाइयाँ, ये हमारी बुनियादी जरूरतें हैं। इनके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन किसी महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करना या एकदम लेटेस्ट गैजेट खरीदना, ये सिर्फ हमारी इच्छाएं हैं। आजकल विज्ञापनों और मार्केटिंग का जोर इतना ज्यादा है कि हम अक्सर अपनी इच्छाओं को ही अपनी सबसे बड़ी जरूरत मान बैठते हैं। और सच मानिए, इस बुनियादी अंतर को भूल जाना ही सारी आर्थिक परेशानियों की पहली सीढ़ी है। लेकिन बात सिर्फ आम इच्छाओं तक ही नहीं रुकती। एक और चीज होती है लालसा, या कह लीजिए डिजायर्स। ये बुनियादी इच्छाओं से बहुत आगे की बात है। ज्यादातर ये दिखावे या एक दूसरे से होड़ लगाने की भावना से पैदा होती है। जैसे ऑफिस में किसी कलीग ने नया फोन लिया तो बस हमें भी वही चाहिए, भले ही उसे खरीदने के लिए हमें वो पैसा उधार क्यों ना लेना पड़े जिससे चुकाना हमारी हैसियत से बाहर है। यही वो लालसा है जो सीधा गैर जिम्मेदाराना कर्ज के जाल में ढकेलती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन डराने वाला फैक्ट सुनिए। सर्वे बताते हैं कि जनरेशन जेड के लगभग 48% लोग मानते हैं कि वो सिर्फ बोरियत दूर करने के लिए शॉपिंग करते हैं। ये इमोशनल स्पेंडिंग का एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर खरीदारी के बाद कभी भी पछतावा महसूस हो या अपने खर्चों को घरवालों से छिपाना पड़े, तो समझ लीजिए कि फैसले दिमाग से नहीं बल्कि भावनाओं में बहकर लिए गए हैं। जब शॉपिंग करना तनाव कम करने का या किसी परेशानी से भागने का शॉर्टकट बन जाए, तो यकीन मानिए ये पैसे की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो भाई, इस खतरनाक आदत को कैसे तोड़ा जाए? इसके लिए कुछ बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल कदम उठाने होंगे। सबसे कारगर तरीका है 24 घंटे का नियम लागू करना। अगली बार जब भी कोई ऐसी चीज खरीदने का मन करे जिसकी तुरंत कोई जरूरत ना हो, तो उसे वहीं छोड़ दें और 24 घंटे का इंतजार करें। ज्यादातर मामलों में होता यह है कि एक दिन बाद वो जो खरीदने की तेज तलब होती है ना, वो एकदम शांत हो जाती है और दिमाग खुद कह देता है कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। ये छोटा सा नियम रिटेल थेरेपी की उस अचानक उठने वाली इच्छा को तोड़ने में सच में कमाल का काम करता है।
अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, जो है एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला 50-30-20 का बजटिंग नियम। दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफे की एक बात हमेशा याद रखने वाली है। उन्होंने कहा था कि खर्च करने के बाद जो पैसा बच जाए उसे मत बचाइए, बल्कि बचत करने के बाद जो पैसा बचे उसे खर्च कीजिए। बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले दिल खोलकर खर्च करते हैं और महीने के अंत में जो थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं उसे सेविंग मान लेते हैं। बफे कहते हैं कि इस तरीके को बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। वेल्थ बनाने के लिए बचत को हमेशा लाइफस्टाइल के खर्चों से ऊपर रखना चाहिए। इसे 50-30-20 के इस फ्रेमवर्क से समझते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। जो भी कमाई है उसका 50% हिस्सा बुनियादी ज़रूरतों के लिए रख दीजिए, जैसे घर का किराया, राशन और बिल। फिर जो 30% हिस्सा है वो लाइफस्टाइल और शौक पर खर्च कीजिए, जैसे बाहर खाना या मूवी देखना। और जो सबसे ज़रूरी 20% हिस्सा है वो भविष्य के लिए निवेश करने या कोई पुराना कर्ज चुकाने के लिए अलग रख दीजिए। अगर इस ढांचे को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया जाए तो पैसों का संतुलन कभी नहीं बिगड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, जो है फाइनेंस के लिए टेक टूल्स का इस्तेमाल। अब सोचने वाली बात है कि क्या हर रोज डायरी में खर्चे लिखते रहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। उस पुराने जमाने का जमाना गया। आजकल इस बजटिंग को आसान बनाने के लिए वॉलनट या एक्सियो जैसे बेहतरीन ऐप्स मौजूद हैं। ये ऐप्स चुपचाप बिना किसी मैनुअल मेहनत के हमारे फालतू खर्चों या कह लीजिए मनी लीक्स पर नजर रखते हैं। ये तकनीक का एकदम सही इस्तेमाल है। जब चीजें इस तरह ऑटोमेट हो जाती हैं तो वित्तीय अनुशासन कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि ये एक तनाव मुक्त आदत बन जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही अहम और 5वें सेक्शन पर, कर्ज के इस चक्र से आज़ादी पाना। पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट डेव रैमसे ने एक बहुत पते की बात कही है। वो कहते हैं कि कर्ज कोई टूल या औजार नहीं है, ये सिर्फ बैंकों को अमीर बनाने का एक तरीका है, आपको नहीं। ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। जरा सोचिए, जब भी कोई बहुत ज्यादा ब्याज वाला कर्ज लिया जाता है तो असल में हम अपनी आने वाले कल की कमाई को आज ही गिरवी रख रहे होते हैं। इसीलिए अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह से बर्बाद होने से बचाने के लिए ऐसे महंगे कर्जों को सबसे पहले खत्म करना बेहद जरूरी है। कर्ज से बचने और बाहर निकलने के लिए कुछ चीजें बहुत कारगर हैं। सबसे जरूरी है एक इमरजेंसी फंड बनाना, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों जितना। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी अचानक नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो यही फंड एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करता है। अगर ये फंड नहीं होगा तो मजबूरी में फिर से उसी महंगे क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन की तरफ भागना पड़ेगा और फिर उसी दलदल में दोबारा फंसने से कोई नहीं रोक सकता। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से पर, भविष्य के लिए निवेश। शायद आपने सुना हो कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और ये सच भी है। इसका असली जादू रातों रात नहीं बल्कि वक्त गुजरने के साथ दिखाई देता है, क्योंकि इसमें सिर्फ लगाए गए पैसे पर नहीं बल्कि जो ब्याज बन रहा है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। जो व्यक्ति अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही निवेश करना शुरू कर देता है, भले ही छोटी रकम से क्यों ना करे, वो आगे चलकर इस समय की शक्ति का सबसे बड़ा फायदा उठाता है। निवेश हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। सारा पैसा एक ही जगह लगाने के बजाय एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जैसे कुछ पैसा स्टॉक्स में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में और कुछ गोल्ड में। इससे बाजार के उतार चढ़ाव में भी पैसा सुरक्षित रहता है। और सबसे अहम बात, पसीने की कमाई को लग्जरी कारों जैसी चीजों में लगाने से बचना चाहिए जिनकी कीमत हर दिन घटती है। इसके बजाय पैसा ऐसी जगह लगाना ही सच्ची समझदारी है जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती रहे। और हाँ, एसआईपी को हमेशा ऑटोमेट रखें ताकि भावनाएं कभी बीच में ना आए। महानिवेशक चार्ली मुंगिर की एक बात हमेशा याद रखने लायक है। उनका मानना था कि बड़ा पैसा बार बार खरीदने और बेचने में नहीं बनता, बल्कि शांति से इंतजार करने में बनता है। ये विचार हमें बताता है कि सच्ची वित्तीय आजादी धैर्य से आती है। बाजार में रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सही जगह पर निवेश करना और फिर उसे फलने फूलने के लिए लंबा समय देना, बस यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे असरदार और फायदेमंद हिस्सा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, क्या कुछ पलों की अस्थायी भावनाएं और ये छोटी छोटी रोजमर्रा की लालसाएं किसी की भी स्थायी वित्तीय विरासत को तय करेंगी, या फिर एक अनुशासन और एक सही ढांचा जीवन भर की आजादी का रास्ता खोलेगा? अब समय आ गया है कि रोजमर्रा के खर्चों पर गहराई से विचार किया जाए और तुरंत सही कदम उठाए जाएं। इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।
सीखते रहिए और एक मजबूत भविष्य की ओर बढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो 1 सेकंड लगेगा और भी लाइक कर दो और शेयर भी कर देना अपने दोस्त के साथ और सब्सक्राइब जरूर करना।